एक एक कदम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 8 साल का गौरवशाली विकास का कर्म धरती पुत्र, गरीबों के मसीहा, छत्तीस बिरादरी के नेता, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, जो एक भिक्षु के रूप में इस धरती पर मानव की सेवा के लिए उत्पन्न हुए हैं, उस तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता को वो निष्काम कर्म का भाव दिया, उसे संजय हुए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले हुए पूरे विकास की कायाकल्प की है उन्होंने प्रदेश की। सर पर राजस्थानी भावगंगा की पगड़ी और राष्ट्रीय ध्वज फहरा, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परेड कमांडर आईपीएस दीप्ति गर्ग, आईपीएस 2020 बैच, पानीपत की रहने वाली हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और रिपोर्ट कर रही हैं मुख्यमंत्री महोदय को परेड निरीक्षण के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले 8 साल में हरियाणा की कायाकल्प की है, हर क्षेत्र में भारी तरक्की हुई है, बेमिसाल तरक्की हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में और राजस्थानी रंग से रंगी हुई पगड़ी, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक है, उसे धारण किए हुए परेड कमांडर एस्कॉर्ट करते हुए, साथ में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के, उनको एस्कॉर्ट करते हुए परंपरागत वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब। मैं जानता हूं आप में बहुत जोश है, लेकिन एक बार इस जोश को दर्शाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं धन्य हुआ और तेजली स्टेडियम भी धन्य हुआ। चौदह मई 1954 को निदाना रोहतक के किसान परिवार में पैदा हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बचपन से मानवता के प्रति समर्पित थे। वो निष्काम भाव से एक भिक्षु की तरह मानवता की सेवा करना चाहते थे। तभी वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और कदम से कदम मिलाकर संभावनाएं तलाश की। गर्व का दिन है आज हम गणतंत्र पर्व पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पर्व मना रहे हैं। पहली टुकड़ी हरियाणा पुलिस की जो मधुबन की है, उसका नेतृत्व एएसपीएसआई श्री संदीप कर रहे हैं और सेकंड टुकड़ी पुलिस टुकड़ी पुरुषों की हरियाणा पुलिस मधुबन से बहुत अच्छे नेतृत्व में, और तीसरी टुकड़ी कमांडो पुलिस टुकड़ी है पुरुष की, कमांडो नेवल ट्रेनिंग सेंटर करनाल, और इसके बाद पुलिस टुकड़ी महिला यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद होमगार्ड टुकड़ी यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी एनसीसी बटालियन यमुनानगर, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी बटालियन एनसीसी यमुनानगर, और स्काउट टुकड़ी, इसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेजली, और इसके बाद गाइड की टुकड़ी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी, और इसके बाद प्रजातंत्र के प्रहरी सबसे अंत में
पुलिस बैंड जो कि वो नेतृत्व करते हुए पृष्ठभूमि में बैंड की धुन है जो सबसे अंत में आएगी। एक सुखद अनुभूति के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और गदगद हुए, मन की भावनाएं उद्वेलित हुई। हम हरियाणा वासी हैं, वो हरियाणा, वो यमुनानगर जिसके एक तरफ हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वतमाला है, जहां हर्बल जड़ी बूटियां, जो दुर्लभ जड़ी बूटियां विश्व की, जो हरियाणा के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्रोत, एक संभावना को लेकर आगे है। किसानों को मालामाल करते हुए ये जगह, वो चित्र, ये बौद्ध का वो साहित्य, वो पाणिनि की अष्टध्यायी यहीं पर रची गई। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शकों का अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब, बहुत जोरदार। 8 साल के विकास के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा ने देश का सर्वोत्तम पायदान पर अपना कदम रखा है। हमने विकास के नए पहिए को आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आप सबका अभिवादन करते हैं। ये हाथ हमेशा विकास के लिए आगे बढ़े हैं, इतिहास के नए ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियां हमेशा आगे छुई जानी है, आकाश को छुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के बीचों बीच पहुंचे हैं परंपरागत वाहन में। एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड कमांडर दीप्ति गर्ग आईपीएस बड़ी मुस्तैदी के साथ कमान को संभाले हैं। पानीपत की ये बेटी जिसने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया और 2020 में आईपीएस बनी, अब वह हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला में तैनात हैं परेड को कमान देने के लिए। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपना शुभ संदेश देकर हमें आशीर्वाद दें। माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी अपना यह 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने इस गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के उत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा महान दिन ऐसा रहा है। हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के नागरिक होने का गौरव पाया है। आज के दिन 73 साल पहले हमने देश में गणतंत्र का नया सूर्य उगते हुए देखा था। तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र इस रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम और हर हालात में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे यमुना के किनारे आज ये जो
जगाधरी में ध्वजारोहण का अवसर मिला है। यह तीर्थराज कपाल मोचन की भूमि है, जहां स्नान सब कर पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर बर्तनों का और प्लाईवुड का बड़ा व्यवसाय है, विश्वविख्यात ये उद्योग है। एक छोटे गांव से वर्तमान नगर तक विकसित करने में यहां के नेक नागरिकों ने कड़ी मेहनत की है। मैंने तो ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक लंबा काल इस नगरी में मेरा बीता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, हमारा भारतवर्ष रंग बिरंगे फूलों का मनोहर गुलदस्ता है। यहां 4 महीने में मौसम बदल जाते हैं, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, हर 20 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारी वेशभूषा और खान पान, इसमें एक बहुत बड़ी विविधता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं। इन सब विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से हमारा संविधान बनाया, जिसने देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है लगातार पिछले 75 वर्षों से, और अपने देश को इसी संविधान के अनुरूप चल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नेतृत्व कौशल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और यह संविधान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इसी की बदौलत हर देशवासियों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर ये मिल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। यह 26 जनवरी इसलिए भी विशेष है कि हम आजादी के अमृत काल जो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, इस अमृत काल में ये जो 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी इस रूम में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड गणतंत्र के इन 72 सालों के बाद राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर और ये अब गुजर रही है। इसी समय ये जो हमारी यात्रा गणतंत्र दिवस की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए, जो गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रहे, उनका लाभ लेने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। हमने 6S पर भी विशेष बल दिया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन। इस पर विशेष बल दे करके और सर्वोपरि हमने इस पर अपना काम किया है। गणतंत्र
वास्तव में तभी इसको सच्चे मायनों में इसका पालन समझा जा सकता है जब हमारा तंत्र ऐसा हो जहां हर गण की आवाज सुनी जाए, तभी ये गणतंत्र है और उसकी आवाज पहुंचे भी सही। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था, हमने उन सब की आवाजों को सुना है। भाइयों बहनों, महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही अंत्योदय है। इसी दर्शन के अनुरूप वर्ष 2019 को हमने प्रदेश में सुशासन वर्ष के रूप में मनाया, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया, 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसको मनाया, 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया, और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे, इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका बीपीएल कार्ड बनता है। और यदि कोई बीपीएल कार्ड 1,80,000 रुपए से आय से ऊपर चला जाता है, वो व्यक्ति अपने आप एपीएल हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये संदेश दिया समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, और हमने ये सब काम किए हैं। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से
हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। गरीब बच्चों की शिक्षा ये मुफ्त में हो। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये उनको शिक्षा मिलती थी। हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है चिराग योजना के अंतर्गत 5वीं तक 700 रुपए, 8वीं तक 900 रुपए और +2 तक 1100 रुपए ये स्कूलों को रियम्बर्स किए जाते हैं ताकि प्राइवेट बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहे तो इस योजना का विस्तार भी करने की बात हमने सोची है। भाइयों बहनों, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई, अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं दे करके और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है। युवाओं की नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण विंडो ये हमने बनाई है ताकि एक बार वो पंजीकरण कराएं और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 3 साल तक एक ही टेस्ट के बाद उनको नौकरी का अवसर मिलता रहे। ये भी हमने, ग्रुप सी की परीक्षा हो गई है, ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्दी ये होने वाली है। विदेशों में शिक्षा, रोजगार अथवा विदेशों से निवेश हमको प्राप्त हो, हमारा पहला प्रदेश है जिसने अपना विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से वो विदेश में जाकर के अपना काम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विशेष योजनाएं हम बना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ करके निकलेंगे तो उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था ये भी हमने की है। इस प्रकार भाइयों बहनों, युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 हमने बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है।
भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति इस विचार को फलीभूत करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात हर किसी को सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधा ये मिलनी चाहिए। ऐसे गरीब परिवार जिनको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये मुफ्त में और ये दिया है। इसमें हमारे हरियाणा के अभी 15 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, योग्यता रखते थे। हमने उसकी आय सीमा को और बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करके उसमें 14 लाख लोगों को चिरायु हरियाणा के नाम से योजना बनाकर और अतिरिक्त लाभ भी दिया है, ताकि ये जो अंत्योदय के परिवार हैं ये किस प्रकार से निरोगी रहें, ये इस वर्ष की मुख्य योजना हमारी आगे काम करेगी। व्यक्ति अस्वस्थ न हो इसके लिए आयुष एवं वेलनेस सेंटर्स ये खोले गए हैं, ताकि व्यक्तियों को रोगों से किस प्रकार से बचाया जा सके, इस योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति का शारीरिक उसका स्वास्थ्य जांच ये वर्ष में एक बार जरूर हो, इसको हमने शुरू किया है। पहले चरण में ये जो अंत्योदय परिवार हैं इन्हीं का निरीक्षण जांच की जाएगी। 25 मानकों की आधार पर ये जांच होगी और इसका निरोगी हरियाणा नाम से एक ये फ्री सर्विस ये भी हमने शुरू कर दी है। भाई बहनों, हमने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से जैसा बताया कि 78,000 परिवारों को इसका लाभ अभी तक मिल चुका है। 312 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये हमने उन गरीब परिवारों को दी है। सरकारी नौकरियों में भी इस प्रकार के परिवारों को 5 अंक अतिरिक्त देकर के, ताकि उनको प्राथमिकता आधार पर नौकरी मिले, इसका लाभ भी हजारों युवकों ने ये उठाया है। हमारा एक उद्देश्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गरीब की सहायता करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये हमारा फोकस है। महिलाओं के लिए भी हमने उनको सुरक्षित परिवेश ये मिलना चाहिए, साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक रूप से भी उनको सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में उनको हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जिन्होंने 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारी पंचायतें ये इस महिलाओं के इस भागीदारी से बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हमने किसान भाइयों द्वारा जो उनका उनका जो पसीना बहाया जाता है, एक एक बूंद पसीने की, वो इस प्रदेश के इस देश के निर्माण में काम आती है। तो उस प्रकार ऐसा काम करने वाले लोगों को कभी कभी प्राकृतिक आपदा को सहन करना पड़ता है। हमने उसके लिए राशि 12,000 रुपया प्रति एकड़ की बजाय ये 15,000 रुपया की है। 11 फसलें हम जो है एमएसपी पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं और इससे भी किसानों को बहुत राहत मिली है। अभी कल ही हमने गन्ने के किसानों की मांग के ऊपर 10 रुपए की राशि बढ़ा करके और 372 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना ये खरीदा जाएगा, ऐसी भी हमने घोषणा की है। भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये इलाका एग्रो फॉरेस्ट्री का इलाका है, खास करके यमुनानगर जिला। तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी जो लोग करेंगे उनको सहायता के रूप में लगातार 3 वर्ष तक 10,000 रुपया प्रति एकड़ ये राशि भी दी जाती है। पशुधन इसका पालन करने वाले भी, क्योंकि एक प्रमुख साधन है ग्रामीण लोगों के लिए, तो इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमने शुरू की है, ताकि किसानों को पशुओं के खरीदने पर भी उनको लोन आदि की व्यवस्था ये मिल सके। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर हरियाणा ने पूर्ण रूप से कई योजनाएं लागू की हैं। जैसा पैसा जो गांव के विकास का है वो सीधा गांव में भेजते हैं। वहां के सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो हमारे चेयरमैन अपने वहां प्रस्ताव पारित करके अपनी इच्छा से उस पैसे का उपयोग करेंगे, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। जो पहले ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी, अब चंडीगढ़ जाने की बजाय हर एक को अपना पूरा अधिकार है। एक शर्त जरूर रखी हमने कि ये सारे काम पारदर्शी तरीके से होने चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। तो पारदर्शी तरीके से, चाहे वो 1 रुपए का काम है अथवा 1 करोड़ रुपए का काम है, गांव के लोग अपने आप अपना काम करा सकेंगे, ऐसी हमने ये एक घोषणा की है। 26 जनवरी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के गांव को वास्तव रूप में एक गणतंत्र
क्या होता है इसका लाभ, ये उनको सबको दिखेगा और उनको मिलेगा। प्रदेश के विकास का मार्ग जैसा हम जानते हैं गांव की तरफ से होकर निकलता है, तो इसके लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण, इसकी हमने योजना बनाई है। शहरों को स्मार्ट नगर ये तो हम बना ही रहे थे, लेकिन गांव में भी कंपटीशन शुरू हो कि हर गांव एक दूसरे से आगे बढ़े, तो स्मार्ट गांव की ये कल्पना शुरू की गई है। गांव के हर व्यक्ति को अपनी बात विकास के नाते सरकार के पास पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल ये हमने शुरू किया है। और इसी के साथ साथ एक जानकारी ये भी हम सब लोगों को है कि 6200 गांवों में से लगभग 92% गांव में 24 घंटे बिजली ये हमने देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा की ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भाइयों बहनों ये है। जल जीवन मिशन, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम ये हमने पूर्ण कर लिया है। कहीं भी दूर दराज का भी गांव होगा, दूर दराज का गांव में भी ये नल से जल की योजना ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार लाल डोरा मुक्त करके हमने लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का हक दिलाया है। स्वामित्व योजना हमारी शुरू होने के बाद बल्कि देश भर में इस योजना को सराहा जा रहा है। अभी तक लगभग 24.5 लाख से अधिक परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड ये मिल चुका है। ये भी बहुत बड़ी एक योजना की है। इसी प्रकार शहरी निकाय व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए और शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए उनको भी पूरी शक्तियां दी गई हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये हमने बनाई है ताकि सब जिले बैठ करके और सरकार के साथ अपने विकास की योजनाओं में और अपनी भागीदारी को पूरा कर सके। हमने 20 वर्ष की जिन शहरों में प्रॉपर्टी लोगों के पास पुरानी थी उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये मिले, ऐसी योजना में भी हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। भाई बहनों, उद्योग के नाते एमएसएमई का उद्योग कैसे फले फूले, इसकी भागीदारी कैसे बढ़े, हमने ब्लॉक के अनुसार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये योजना शुरू की है ताकि हर ब्लॉक में ऐसा एक मिनी क्लस्टर इंडस्ट्री का ये शुरू हो जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कई हजार इसमें इंडस्ट्री जो है वो नई खुलेगी। तो ऐसी योजना भी हमने बनाई है। भाइयों बहनों, कॉस्ट यानी किस प्रकार से राहत मिले उद्योग को, कॉस्ट, ईज ऑफ कॉस्ट, इसके नाते से भी हमने लीज पॉलिसी बनाई है ताकि किसी को उद्योग लगाने के लिए लीज पर जमीन लेकर के काम करने का ये अवसर मिले। व्यापारी भाइयों को भी प्रदेश में विकास का महत्वपूर्ण, क्योंकि वो उनका भी स्थान है, उनको भी हमने 20 साल से अधिक जो मैंने बताया किराया और लीज की व्यवस्था का, जिनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं उनको उसका मालिकाना हक ये मिल सके, इसके लिए हमने काम किया है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसके अंतर्गत भी इनको 6,000 रुपया वार्षिक ये सहायता मिलती है, इसके लिए भी हमने योजना बनाई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेडी फड़ी वालों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है ताकि ऋण लेकर के वो अपने काम को और सुचारू ढंग से चला सकते हैं। साथियों, इस गणतंत्र में हमें केवल अपने विकास की बात तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आगे के लिए भी कुछ संकल्प लेने होंगे। और यदि हम संकल्प लेकर के अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब हरियाणा देश में, दुनिया में अपना स्थान ये ऊंचा करेगा। और हरियाणा का स्थान ऊंचा होने से हर हरियाणा वासी उसको गौरव होगा, उसका सीना जो है वो चौड़ा होगा। अतः इस समय पर हमको संकल्प लेना होगा कि जो मेरे हक का है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका अपना एक हक होता है, ये जो मेरे हक का है ये मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं पात्र हूं, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही विचार करना होगा कि जिस चीज का मैं पात्र नहीं हूं, दूसरा कोई पात्र है, ये उसको मिलना होगा। तो इसके लिए वही लूंगा जो मेरे हक का है। हम सरकार से भी, सरकार की योजनाओं को लेते समय सच बोलने का संकल्प लें, झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, नहीं तो हम किसी और का हक मारेंगे। ये भी हमको विचार करके आगे बढ़ना है। गणतंत्र अगर जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा इसको अगर लागू करना है तो हमको अपनी भागीदारी इस शासन व्यवस्था में भी सुनिश्चित करनी होगी कि हम समाज के आगे बढ़ने में अपनी भूमिका को
कैसे निभा सकते हैं, तभी हमारा जो गणतंत्र है ये मजबूत होगा। मेरा कहने का भाव है कि हर व्यक्ति के उत्थान और कल्याण पर जैसा सरकार का ध्यान केंद्रित है, ऐसे ही समाज के हर नागरिक का ध्यान ये भी केंद्रित हो। परिणाम स्वरूप हरियाणा में ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सके, इसका ग्राफ निरंतर ऊपर उठता रहे। समाज और देश प्रदेश में हैप्पीनेस के मानदंडों में सुशासन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीवित रहने की उम्र, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, उदारता मुख्य रूप से हासिल किए जाते हैं। आज इन मापदंडों पर हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। हम इतना आगे बढ़ रहे हैं कि देश के दूसरे प्रदेश भी हमको फॉलो कर रहे हैं। आइए हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा देश व प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। अंत में गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। सभी मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपके ओजस्वी संदेश के लिए।